हेलो डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सभी की कक्षा 10वीं की मैथ्स के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हमने आपके मैथ्स के हरियाणा बोर्ड के पहले 2 चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। और आपके साथ जो है चैप्टर वाइज कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंट है, जो पॉइंट्स है, वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज हम चलते हैं आपके चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जो कि आपके मैथ्स में फाइनल एग्जाम में आएगा। और उसके क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन सभी के बारे में हम जो है बातचीत करेंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और ध्यान से देखें और इन फॉर्मूलाज को लर्न करें अच्छे से, ताकि आपको आपके फाइनल एग्जाम में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आपका तीसरा चैप्टर था पेयर ऑफ लीनियर वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को अच्छे से पता है लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल होते हैं आपके जो एक्स वाई या इस तरीके से। ठीक है, तो जो वेरिएबल्स है उनकी डिग्री या पावर जो है 1 होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आपने लीनियर इक्वेशन आपको दी गई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसका जो सॉल्यूशन, अगर कोई भी इसका सॉल्यूशन निकलता है एक्स और वाई, यानी कि 2 पॉइंट्स एक्स और वाई जो है अगर इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब वो जो एक्स वाई पॉइंट है वो इसकी लाइन के ऊपर ही कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेगा, उसके लाइन के ऊपर ही रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अगर आपको लीनियर इक्वेशंस का पेयर दे दिया गया, यानी कि 2 लीनियर इक्वेशंस दे दी गई, पहली है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी है आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इनको हम ग्राफिकली किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ये दोनों लाइंस जो है लीनियर इक्वेशन से जो 2 लाइंस बनेंगी वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को। अगर इनका जो कोफिशिएंट्स है a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2, जो x और y है वो वेरिएबल्स होते हैं, a1 b1 ये जो है कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको इन दोनों के अंदर पहले a1 और a2 का रेशो निकालना होगा। तो a1 बटा में a2 वो अगर इक्वल नहीं है b1 बटा में b2 के, तो वो लाइंस क्या करेंगी, दोनों इंटरसेक्ट करेंगी। पैरेलल किस कंडीशन में होगी, अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 बटा में c2। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। कोइंसिडेंट लाइंस की क्या कंडीशन है, अगर तीनों के कोफिशिएंट्स का रेशो यानी कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के। ठीक है, तो इस कंडीशन को अगर वो फुलफिल कर रहे हैं तो वो तीनों दोनों लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है सेम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों लाइंस कंसिस्टेंट होगी और हैव यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक ही सॉल्यूशन होगा किस कंडीशन में, अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू है b1 बटा b2 के। कंसिस्टेंट और नो यूनिक सॉल्यूशन किस कंडीशन में होगा, अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के बट नॉट इक्वल टू है c1 बटा c2 के। कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन किस केस में होंगे, अगर तीनों के कोफिशिएंट्स का रेशो बराबर है, यानी कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की, बेसिक फैक्ट्स, x इक्वल टू 0 वो इक्वेशन है अगर y एक्सिस के लिए, तो y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन होती है x एक्सिस के लिए। आपको पता है ये x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है। अगर x की वैल्यू 0 है किसी भी पॉइंट के अंदर, इसका मतलब उसमें सिर्फ ही हमें y कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो वो y एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट लाई करेगा। अगर y की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब वो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, x इज इक्वल टू a, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर दी गई है तो वो लाइन हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस बनती है। y इज इक्वल टू b, कोई कांस्टेंट वैल्यू है अगर, तो वो हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस बनता है।
और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम। उसके बाद अगर हम बात करें कंसिस्टिंग ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, जो क्वेश्चन है आपके पास वो किस तरीके से आ सकता है कि यूनिट डिजिट पे अगर x है, 10th यानी कि डिजिट पे अगर y है, और उनको अगर चेंज कर दिया गया है तो नंबर किस तरीके से बन सकता है। तो आप देखिए, सबसे पहले अगर नंबर आपके पास सिंपल XY 2 डिजिट का नंबर है तो ये 2 डिजिट हो गई। आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, इकाई का अंक, और यहाँ होता है हमारा दहाई का अंक जिसको आप टेंस प्लेस बोलते हैं। तो ये XY कैसे बनेगा, 10x प्लस वाई। इस तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आपकी वो संख्या बनेगी XY। इसमें अगर ये डिजिट्स को इंटरचेंज करने के लिए कह दे, यानी कि अब आपको कह दिया उसने कि आपने XY को इंटरचेंज कर दिया और आपके पास नई संख्या क्या बन गई, YX। तो अब x इकाई की जगह पे आ गया, y आपका दहाई की जगह पे। तो अब संख्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, 10y प्लस x। तो ये डिजिट इंटरचेंज करने का क्वेश्चन भी आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसको ध्यान जरूर रखें। उसके बाद अगर हम बात करें, आपको कोई भी 2 लीनियर इक्वेशंस दे दी गई है, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी, जिसके अंदर क्या किया इन्होंने, x और y के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दिया। यानी कि यहाँ 49 x का है तो यहाँ इन्होंने 49 y का कोफिशिएंट कर दिया, यहाँ 51 y का है और यहाँ इन्होंने 51 को x का कर दिया। तो आप सिंपली जो है एडिशन से और सब्ट्रैक्शन से बहुत ही सिंपल तरीके से इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो एलिमिनेशन मेथड है वो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे इजी मेथड रहता है। अगर आपको कोफिशिएंट्स की वैल्यू काफी स्मॉल दी गई है तो आप हमेशा एलिमिनेशन मेथड को ही यूज करें। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो जो है, जैसे हमने आपको डिजिट इंटरचेंज का बोला था, उस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या जो एज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर करें। आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर है 4th चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आप कहते हैं द्विघात समीकरण। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x वेरिएबल होता है, a b और c जो है कोफिशिएंट्स वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अब जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे निकालते हैं हम, उसके सॉल्यूशन के लिए अगर आपको मान लीजिए x की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकलता है, कोई भी इसका रूट जिसको कहते हैं आप, x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटा में 2a। जो ये b² माइनस 4ac होता है इसको आप बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि d। d इज इक्वल टू क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, b² माइनस 4ac, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ a b c जो है वो रियल नंबर्स होते हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है हमेशा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आपने a को 0 ले लिया तो आपका जो ये x² है वो भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू में x² से 0 बन जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी आपकी। इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 होता है हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल्स दिए गए हैं, देख सकते हैं आप, इस तरीके की जो इक्वेशंस होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रियल नंबर अल्फा, कोई भी एक रियल नंबर अल्फा है उसको हम हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कब कहेंगे, अगर वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो रूट अल्फा है अगर उसको हम हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह पुट करते हैं और हमारा आंसर जो है 0 के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब वो अल्फा जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है उसको हम जीरोस भी कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना अगर एग्जाम में आपको ये कह दिया गया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और आपको उसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जीरोस और रूट्स एक ही चीज होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे आप इसके फैक्टर्स करेंगे, और फैक्टर्स कैसे बनेंगे, लीनियर फैक्टर्स बनेंगे, इसके प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से उसके जो फैक्टर्स हैं जीरोस हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, 0 के इक्वल रख के इसको, ठीक है।
नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं हम। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसके लिए रूट्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। b² माइनस 4ac आपका d डिस्क्रिमिनेंट होता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये छोटे क्वेश्चंस में आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि b² माइनस 4ac ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो b² माइनस 4ac की वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। नेचर ऑफ रूट्स की बात करें अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो डिपेंड करता है जो आपका d निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको b² माइनस 4ac का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है कि वो नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसके दो डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होंगे, यानी कि दो अलग अलग और रियल रूट्स होंगे अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। दो रियल और इक्वल रूट्स होंगे अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। कोई भी रियल रूट नहीं होगा अगर b² माइनस 4ac स्मॉलर देन 0 है। ठीक है, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे तीनों चीजें। ठीक है, इससे आप जो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि रियल रूट्स निकलेंगे, इक्वल रूट्स निकलेंगे या कोई भी रूट्स नहीं होगा इन कंडीशन से। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अब अगर हम बात करें एक सिंपल सी ट्रिक की, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जरूर याद रखना होगा कि d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। तो आप d की वैल्यू निकालें इजिली, और जो फॉर्मूला में आप रूट्स के फॉर्मूला में पुट करेंगे d की वैल्यू, तो आप इजिली रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए और फिर इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट कर ले और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट चैप्टर आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप कहते हैं एपी। ठीक है, तो एपी की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि सबसे पहले एपी होती क्या है? एपी का मतलब है कि आपको कुछ संख्याओं की एक सीरीज दी गई है, सीक्वेंस दे दी गई है। ठीक है, अगर उनके बीच में डिफरेंस सेम है, हर दो दो टर्म्स के बीच में अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस डी जिसको कहते हैं, तो वो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एक एपी सीरीज बन जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये आपको एक सीक्वेंस दी गई है 5, 7, 9, 11, 13, 15 अप टू डैश डैश। 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 2 15। इस तरीके से दो दो का ही डिफरेंस जो है इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स में सेम रह रहा है। तो ये हमारी एक एपी बन जाती है, अर्थमेटिक सीरीज बन जाती है। अगर आपको एपी nth टर्म निकालनी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी की ए एन अगर आपको निकालना है, तो ए एन इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है ए एन का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको एक सीरीज दी गई है एन टर्म्स की, उसका आपको सम निकालना है, तो सम ऑफ एन टर्म्स यानी कि एस एन इज इक्वल टू होगा n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये दोनों फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एपी की जनरल टर्म्स की, तो जनरल टर्म्स होती हैं, पहली टर्म होती है a, सेकंड a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यानी कि हर एक टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है वो इंक्रीज होता जाता है बस। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जनरल एपी जो होती है वो ये होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि आपको अगर किसी भी एपी की nth टर्म जो है वो दी गई है, वो निकालनी है। ए जो आपकी फर्स्ट टर्म दी गई है, डी कॉमन डिफरेंस है, तो ए एन इज इक्वल टू क्या था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मान लीजिए उन्होंने कहा आपको फोर्थ टर्म निकालनी है आपको एपी की, तो आप यहाँ इस n की जगह सिर्फ 4 पुट कर देंगे, तो a4 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 3d। इस तरीके से आप जो है किसी भी सीरीज की अगर आपको कोई भी अगर एपी दी गई है, तो उसकी कोई भी टर्म जो है इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, अगर सम निकालना है आपको, ठीक है, नहीं आपको यहाँ दिया गया है। पहले सम से पहले हम बात करते हैं कि आपको
किस तरीके से, अगर ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एक सीक्वेंस दी गई है और आपको उसकी पीछे से यानी कि एंड में से कोई टर्म फाइंड आउट करनी है। एक तो स्टार्टिंग से टर्म फाइंड आउट करना वो तो बहुत ही आसान है, आप फॉर्मूला यूज करके सिंपल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लास्ट में से कह दिया गया कि लास्ट से आपको आते चलते जाना है और आपको एक 7 या 6 नंबर की टर्म जो है वो बतानी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपको लास्ट से एंड से कहा गया है तो आप क्या करें, इस सीक्वेंस को रिवर्स कर दे, यानी कि लास्ट टर्म को आपने पहले लिख दिया, फिर उससे पहले वाली टर्म, फिर उससे पहले वाली, और इस तरीके से आप फर्स्ट टर्म तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब जब आपने सीक्वेंस को उल्टा कर दिया तो अब क्या हो गया, अब आपकी फर्स्ट टर्म तो क्या बन गई -40, डी इनके बीच में डिफरेंस सबके बीच में 3 3 का है, तो आपको अगर A7 निकालना है तो A7 इज इक्वल टू क्या बनेगा, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। तो यहाँ n की जगह 7 पुट करा आपने तो A7 इज इक्वल टू आ गया A प्लस 6D। ए की जगह -40 पुट किया आपने, +6 इंटू में डी की जगह 3, तो आपके पास A7 कितने आ गया, -22। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी और बहुत ही इजीली और आसानी से जो है सीक्वेंस की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एंड की भी कोई टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सम ऑफ एन टर्म्स की, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला हम कर चुके हैं। एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर इसका एक और फॉर्मूला भी होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू में a प्लस एल। एल होती है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें आपको फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 + 2 + 3 अप टू n। अब इनमें देखिए सब में डिफरेंस 1 1 का डिफरेंस है, तो आपका डिफरेंस D1 हो गया, और a जो है आपका फर्स्ट टर्म जो 1 है, तो Sn इज इक्वल टू आ जाएगा n इंटू n+1/2। इसी तरीके से सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स कितना बनता है, Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये आपकी सीक्वेंस बनती है 1 + 3 + 5 + डैश डैश प्लस 2n-1 लास्ट टर्म, तो Sn इज इक्वल टू हो जाता है n स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स के सम की, तो सीक्वेंस क्या बनेगी, 2 + 4 + 6 + डैश डैश 2n, तो Sn आपका हो जाता है Sn इज इक्वल टू n इंटू n+1। तो ये सारे फॉर्मूलाज भी आपको क्या है याद रखने पड़ेंगे, ताकि आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन ड्राइव ना करना पड़े। अब डायरेक्ट अगर ये फॉर्मूलाज आपको याद होंगे तो आप इजिली उसको आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो अगर आप ये एपी के जो सारे फॉर्मूलाज है बहुत ही आसान से फॉर्मूलाज है, आप इनको याद रखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आप पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और फिर इनसे ही मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट आपका चैप्टर है ट्रायंगल्स का, यानी कि त्रिभुज का। सबसे पहले आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जिसके अंदर एक जो एंगल है 90 डिग्री का होता है। तो मान लीजिए आपकी अगर ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको आप बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है बेस, बेस स्क्वायर प्लस ये होता है आपका परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या हाइट स्क्वायर। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। अब अगर हम बात करें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की, कि हमें कोई दो ट्रायंगल्स दी गई हैं, उनकी कोरस्पोंडिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है, यानी कि अनुपात के अंदर है, तो वो ट्रायंगल्स क्या क्या कंडीशन होंगी, किस किस केस में वो सिमिलर हो सकती है। तो अगर दो ट्रायंगल्स जो है उनकी या कोई भी दो फिगर्स, अगर उनकी शेप जो है वो एक जैसी है और साइज भी बिल्कुल बराबर है, तो उन दोनों को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, यानी कि सर्वांग सम आकृतियां। अगर कोई दो फिगर्स सेम शेप के हैं लेकिन उनका साइज सेम नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि समान आकृतियां। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जिन दो फिगर आकृतियों का साइज और शेप दोनों बराबर होती हैं उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। जिनका सिर्फ शेप बराबर होता है लेकिन साइज बराबर नहीं होता, शेप एक जैसी होती है साइज बराबर नहीं होता, उन्हें हम सिमिलर
आकृतियां, सिमिलर फिगर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये एक प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। सभी जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन सभी सिमिलर फिगर्स जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको दो पॉलीगन्स अगर दिए गए हैं जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो वो सिमिलर कब होंगे? अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो क्या है, इक्वल हैं, और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन के अंदर है, अनुपात के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, अगर एक ट्रायंगल में कोई लाइन ड्रॉ की गई है जो उसकी किसी भी एक साइड के पैरेलल है और वो इंटरसेक्ट कर रही है बाकी दोनों साइड्स को उसके मिड पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है यानी कि बिल्कुल बराबर दो हिस्सों में अगर बांट रही है, ठीक है, तो जो अदर टू साइड्स हैं वो जो है सेम रेशो में होंगी। ठीक है, यानी कि अगर आपने ट्रायंगल ली, ये कोई एक लाइन है जो इसकी तीसरी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है, तो ये इनको इक्वल रेशो के अंदर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट इसी का कन्वर्स क्या हो जाएगा, सेम इसी का ऑपोजिट हो जाएगा कि अगर कोई एक लाइन है जो ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है, तो वो तीसरी साइड के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिमिलर ट्रायंगल्स की, तो सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी होंगी। पहला है ए सिमिलरिटी, यानी कि एंगल 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 सिमिलरिटी। अगर आपको कोई दो ट्रायंगल्स दी गई हैं और इनके इसका ट्रायंगल, पहली ट्रायंगल का एंगल और दूसरी का ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, अगर यानी कि दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल जो है बराबर बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंगल एंगल सिमिलरिटी की, तो अगर कोई दो एंगल्स पहली ट्रायंगल के इक्वल हैं दूसरी ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर। यानी कि अगर ये दो आपके पास ट्रायंगल हैं तो ये एंगल इक्वल है इसके और ये एंगल इक्वल है इसके, तो यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो इक्वल होने चाहिए, तो तब भी एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। नेक्स्ट है साइड 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 सिमिलरिटी, यानी कि अगर दोनों ट्रायंगल्स की तीनों तीनों साइड बराबर है तो वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगी। नेक्स्ट है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, कोई दो ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, तो मान लीजिए ये साइड और ये साइड इक्वल है ट्रायंगल्स की, फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, फिर ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये साइड एंगल साइड सिमिलरिटी बन जाती है और इससे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें कि इन दो साइड जो इक्वल है उनके बीच का एंगल ही आपको देखना है, अगर वो इक्वल है तो ही ये ट्रायंगल सिमिलर होंगी। नेक्स्ट राइट हैंड साइड सिमिलरिटी, अगर कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दी गई हैं आपको जिसमें हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड जो है वो प्रोपोर्शनल में है, तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगी। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है अच्छे से क्या है। उसके बाद अगर कन्वर्स की बात करें, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड का स्क्वायर जो बराबर है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स, तो एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। ठीक है, तो पहली साइड के जो अपोजिट में एंगल बनेगा वो राइट एंगल होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये आपको कोई ट्रायंगल दी गई है, इस साइड का मिड पॉइंट मान लीजिए ये है, इस साइड का मिड पॉइंट ये है, तो इन दोनों मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो लाइन ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल होगी और इस तीसरी साइड का हाफ होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अगर आपको डायगोनल निकालने हैं समलंब चतुर्भुज, यानी कि ट्रेपेजियम के जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, हमेशा एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है सिमिलरिटी की प्रॉपर्टीज को अगर ध्यान में रखेंगे तो आप एग्जाम के अंदर काफी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और जो ये सिमिलरिटी की हमने जो प्रॉपर्टीज करी हैं इसी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे आप कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति।
तो अगर आपको कोई दो पॉइंट दिए गए हैं, मान लीजिए पहला पॉइंट आपका है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला d इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मिड पॉइंट अगर निकालना है इन दोनों पॉइंट्स का तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा, किसी ट्रायंगल के तीन पॉइंट दिए गए हैं, पहला x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये रहेगा 1/2 इंटू में x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूलाज आपको याद ही रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की, तो हमने आपको बताया था कि जैसे कोऑर्डिनेट्स का क्या होता है कि अगर कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है वो किस फॉर्म में बनेंगे, उसके कोऑर्डिनेट बनेंगे x0 में। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0 y। ठीक है, उसके बाद अगर a आपको एक पॉइंट दे दिया, ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है सेम जो ऊपर हमने बताया, आप इसको कर सकते हैं इजिली। और उसके बाद अगर आपको किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होते हैं, तो आपका डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कोई भी एक पी पॉइंट दे दिया एक्स वाई जो एक्स एक्सिस से वाई यूनिट्स की दूरी पर है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट एक्स एक्सिस से क्या होगा, वाई यूनिट्स। ठीक है, अगर आपको तीन पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी और तीनों क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर अगर लाई कर रहे हैं तो पी क्यू प्लस क्यू आर किसके इक्वल होगा, पी आर के इक्वल। लेकिन अगर वो तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, यानी कि वो एक लाइन में लाई नहीं कर रहे, अलग अलग जगह पे हैं, तो ये कंडीशन जो है फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो अगर कोई पॉइंट्स जो हैं किसी को इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटरनल रेशो के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, ए और बी पॉइंट है, पी उनको इंटरनली डिवाइड कर रहा है इंटरनल रेशो में। ठीक है, तो एम रेशो एन में, और ये तीनों पॉइंट्स दिए गए हैं, तो पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा में एम प्लस एन, और एम वाई टू प्लस एम वाई वन बटा में एम प्लस एन। अगर वो पॉइंट जो है पी पॉइंट ए और बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किसी रेशो के अंदर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इनमें माइनस का साइन आ जाएगा, बस पी एक्स वाई इज इक्वल टू बनेगा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, एम वाई टू माइनस एम वाई एन बाय एम माइनस एन। ठीक है, कि ये ए बी पॉइंट था, ये पी पॉइंट इनको एक्सटर्नली एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप कुछ कंडीशंस देख सकते हैं कि अगर आपको मान लीजिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो आपको क्या कंडीशन प्रूफ करनी होगी कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और उसके दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूफ करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको प्रूफ करना होगा कि उसकी चारों साइड बराबर हैं लेकिन उसके डायगोनल बराबर नहीं है। अगर आपको प्रूफ करना है कि कोई चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक स्क्वायर है, तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, पहले कि उसकी चारों साइड बराबर हैं और दोनों डायगोनल भी बराबर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको फॉर्मूलाज जो है वो सारे अच्छे से याद रखने पड़ेंगे ताकि कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स आपसे ना हो। और इसके साथ ही ये आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखाई दे सकते हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इनको सॉल्व करके देखें और फॉर्मूलाज को आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे के चैप्टर जो आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।